नमस्कार, मैं आनंद कुमार खत्री। आज के हमारे लेक्चर का विषय है एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। निषेचन के पश्चात अंडे में विभिन्न प्रकार की विभेदन, विदलन व अन्य क्रियाओं के परिणाम स्वरूप एक अंडे में कई कोशिका समूह बनते हैं। विभिन्न प्रकार के कोशिका समूह टोपोजेनिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप अपनी अपनी पोजीशन पर जम जाते हैं। ये विभिन्न प्रकार के कोशिकीय समूह आगे के परिवर्तन काल में अन्य कोशिकाओं को अपने साथ मिलाकर विशिष्ट अंग विन्यास के लिए प्रेरित करते हैं। एक कोशिका समूह का दूसरे कोशिका समूह को अपने समान उत्तक विन्यास को प्रेरित करने की अभिक्रिया को प्रेरण या इंडक्शन कहते हैं। कोशिकाओं में प्रेरित करने का गुण आनुवंशिक होता है। क्या वृद्धि कर रहे भ्रूण में कोशिकाएं एक दूसरे को प्रेरित करती हैं, या वृद्धि के प्रतिरूप व विभेदन के लिए दबाव काम में आता है, या कुछ कोशिकाओं में अधिक प्रेरित करने की क्षमता होती है? इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए स्पीमैन व मैनगोल्ड ने कई प्रयोग करने के पश्चात उन्होंने कुछ सफलता पाई और हैन स्पीमैन को इस कार्य के लिए 1935 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। बहुकोशिकीय प्राणियों में भ्रूणोद्भव एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान कुछ कोशिकाओं का विशेष अंग या उत्तक में विभेदन के लिए अन्य कोशिकाओं की उपस्थिति आवश्यक होती है। इस प्रकार कोशिकाओं द्वारा प्रेरित होने को भ्रूणीय प्रेरण कहते हैं। स्पीमैन के प्रयोग, इसमें सबसे पहले स्पीमैन ने प्रेरण की क्रिया को समझने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयोग किए, जिनमें से निम्नलिखित प्रमुख इस प्रकार से हैं। पहला प्रयोग, स्पीमैन ने अपने प्रारंभिक प्रयोगों में एक प्रयोग ऐसा किया जिसमें उसने अंडे को बेबी के बाल से इस प्रकार बांध दिया कि केंद्रक एक भाग की ओर उपस्थित रहे व दूसरा भाग बिना केंद्रक के उपस्थित हो। तो दोनों के मध्य कोशिका द्रव्य के आदान प्रदान के लिए एक छोटा सा संकरा क्षेत्र भी उन्होंने रखा और केंद्रक सहित वाला भाग उन्होंने देखा कि विदलन में चला जाता है एवं केंद्रक रहित भाग में विदलन नहीं होता है। 16 कोशिकीय अवस्था में केंद्रक द्रव्य कोशिका द्रव्य द्वारा केंद्रक रहित भाग में भी चला जाता है या जाने दिया जाता है। अब दोनों भाग में विदलन प्रारंभ हो जाता है एवं परिवर्तन जारी रहता है। कुछ समय पश्चात दोनों भागों को अलग अलग कर दिया जाता है तो दोनों ही भाग पूर्ण लार्वा में परिवर्तित होते हैं। दिस इज द एक्सपेरिमेंट शोइंग बाय डायग्रामेटिक। प्रथम प्रयोग का इस प्रकार से इन्होंने चित्रण दिखाया गया है। दूसरा एक्सपेरिमेंट, स्पीमैन ने अपने दूसरे प्रयोग में न्यूट के अंडे को इस प्रकार बांधा कि वह सक्रिय व अक्रिय ध्रुव दो ध्रुवों में विभेदित हो गया। धूसर अर्धेंदु को उन्होंने सक्रिय ध्रुव की ओर रखा और धूसर अर्धेंदु वाले भाग, ग्रे क्रिसेंट वाले भाग से सामान्य भ्रूण परिवर्तित होता है, जबकि अक्रिय ध्रुव अविभेदित कोशिका समूह में परिवर्तित होता है। इस कोशिका समूह को जो अविभेदित होता है उसे बुस्ट्रुक कहा गया, जिसको जर्मन भाषा में अर्थ होता है तुंद टुकड़ा या बेली पीस। इसमें यकृत, फुफ्फुस, आंत्र व अन्य एब्डोमिनल अंगों के परिवर्धन के लिए पदार्थ तो होता है, परंतु कंकाल तंत्र को निर्माण करने वाले पदार्थ नहीं होते हैं। दिस इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। जिसमें नीचे वाले हिस्से में दिखाया गया है अनऑर्गेनाइज्ड बेली पीस और ऊपर वाला नॉर्मल एम्ब्रियो डेवलप हुआ हुआ दिखाया गया है। तीसरा एक्सपेरिमेंट, एक अन्य प्रयोग में स्पीमैन ने ग्रे क्रिसेंट के कोरक भवन व गैस्ट्रुला भवन में महत्व का अध्ययन किया और उन्होंने ग्रे क्रिसेंट प्रारंभिक अवस्था से ब्लास्टोपोर का पृष्ठ ओष्ठ डॉर्सल लिप हटा दिया और पाया कि प्रारंभिक गैस्ट्रुला आगे परिवर्तित नहीं होता है। स्पीमैन ने पृष्ठ ओष्ठ डॉर्सल लिप को दूसरे गैस्ट्रुला में रोपित कर दिया। कलम जिसको बोल सकते हैं, ग्राफ्ट
परपोषी भ्रूण में अंतर्वलन में जाता है, इन्वेजिनेशन, वह द्वितीयक भ्रूण का निर्माण करता है। यह द्वितीयक भ्रूण पूर्ण रूप से विकसित होता है अर्थात उसमें सभी अंग उपस्थित होते हैं। कलम ग्राफ्ट स्वयं विभेदित करके अन्य संरचनाओं को बनाता है और सामान्य स्थिति में बनते हैं। ये सब कलम में पास उपस्थित परपोषी के भ्रूण के उत्तक को प्रेरित भ्रूण की परिवर्धित करने के लिए भी उत्प्रेरित करता है। दिस इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। ट्रांसप्लांट किया गया है उसमें और वो उसमें आराम से दूसरा बनता है। नेक्स्ट, प्राथमिक संगठक, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर। स्पीमैन ने पृष्ठ ओष्ठ को कोरक छिद्र को संगठक का नाम दिया। डॉर्सल लिप जो कि ब्लास्टोपोर पर प्रेजेंट होता है उसे संगठक का, ऑर्गेनाइजर का नाम दिया। यह उत्तक पूर्ण भ्रूण को विकसित करने की क्षमता रखता है, अतः इसे प्राथमिक संगठक कहते हैं, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर। अंडे के परिवर्तन काल में एक प्रकार के कोशिका के समूह का अन्य समूहों पर प्रेरण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तक संगठन एवं भ्रूण की अंग विन्यास अभिक्रिया होती है। अंडे में होने वाले इस प्रकार के कोशिकीय अथवा उत्तकीय प्रेरण को भ्रूणीय प्रेरण कहते हैं। न्यूरल इंडक्शन, तंत्रिकीय प्रेरण। स्पीमैन का प्राथमिक संगठक कॉर्डा मेसोडर्मल टिश्यू या डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर का पृष्ठ ओष्ठ तंत्रिका नली व तंत्रिका प्लेट के निर्माण का प्रेरण करता है, अतः इसे तंत्रिक प्रेरक, न्यूरल इंडक्टर भी कहते हैं। वह प्रेरण की इस प्रेरण को तंत्रिक प्रेरण, न्यूरल इंडक्शन कहते हैं। इसके लिए साइंटिस्ट AHG कर्टिस 1962 ने जीनोपस लेइवस पर कई प्रयोग किए व बताया कि धूसर अर्धेंदु ग्रे क्रिसेंट से पृष्ठ ओष्ठ ब्लास्टोपोर का बनता है, वह इसे तंत्रिक प्रेरक कहते हैं। कर्टिस ने कई प्रयोग किए और कई निम्नलिखित परिणामों पर पहुंचे, जिसमें से पहला, कर्टिस ने निषेचित अंडे से ग्रे क्रिसेंट को, धूसर अर्धेंदु को हटा दिया और उन्होंने पाया कि विदलन के पश्चात गैस्ट्रुलेशन नहीं होता है। दूसरा प्रयोग में कर्टिस ने निषेचित अंडे से विदलन के प्रारंभ होने से पूर्व उसका दूसरा अर्धेंदु ग्रे क्रिसेंट दूसरे निषेचित अंडे जो कि विदलन प्रारंभ कर रहा है उसमें दूसरी ओर रोपित कर दिया, तो गैस्ट्रुला भवन के द्वारा दो तंत्रिका प्लेट का निर्माण विपरीत दिशा में हो जाता है। इससे यह प्रमाणित होता है कि ग्रे क्रिसेंट प्रमुख रूप से गैस्ट्रुला भवन व न्यूरुलेशन प्रक्रमों या प्रोसेस से रिलेटेड होता है। दिस इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ क्यूरेटिस जीनोपस के ऊपर जो उन्होंने प्रयोग किए, क्यूरेटिस ने जो भी प्रयोग किए। तीसरा, क्यूरेटिस ने यह प्रयोग 8 कोशिका वाले भ्रूण के साथ किया। तीसरा प्रयोग जो बता रहे हैं, उसने देखा कि 8 कोशिका अवस्था वाले भ्रूण का धूसर अर्धेंदु में प्रेरण क्षमता भी पाई जाती है अगर उसे रोपित किया जाए, जबकि 8 कोशिका अवस्था के भ्रूण में धूसर अर्धेंदु के रोपण से कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि 8 कोशिका वाले अवस्था वाले भ्रूण से ग्रे क्रिसेंट को हटा दिया जाए तो वह गैस्ट्रुला भवन में जाता है एवं सामान्य भ्रूण में परिवर्तन होता है। दिस इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूट एम्ब्रियो ट्रांसफर सेक्शन है, जो कि जिसमें ग्रे क्रिसेंट एरिया को दिखाया गया है, न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन वगैरह। तंत्रिकीय प्रेरण किस समय होता है, इसका कोई निश्चित समय होता है और यह सक्शन व टोइबोनेन 1962 ने अपने प्रयोगों द्वारा बताया। पहला,
प्रथम प्रयोग में उन्होंने संभावित तंत्रिका प्लेट को न्यूट के प्रारंभिक गैस्टुला से हटाया एवं उसे दूसरे गैस्टुला उसी अवस्था वाले के अधर भाग में रोपित कर दिया और यह पाया कि कोई प्रेरण नहीं होता है एवं कलिकीय पदार्थ रूडिमेंटल मटेरियल अपनी नई स्थिति के अनुसार परिवर्धन प्रारंभ करती हैं। दूसरे प्रयोग में एक छोटा सा टुकड़ा प्रिजम्पटिव न्यूरल प्लेट का, संभावी तंत्रिका प्लेट का लेट गैस्टुला अवस्था से हटा करके दूसरे गैस्टुला पर रोपित कर दिया। इसमें उन्होंने देखा कि कलिकीय पदार्थ रूडिमेंटल मटेरियल ने तंत्रिका प्लेट के निर्माण को प्रेरित किया व दूसरा तंत्रिका तंत्र का निर्माण हुआ। दिस इज द डायग्राम शोइंग। इससे यह प्रमाणित होता है कि तंत्रिका प्रेरण एक निश्चित समय पर ही होता है, अर्थात जब कॉर्डा मेसोडर्मल डॉर्सल लिप से ब्लास्टोपोड लिप से अंदर व आगे की ओर गति करती है। द्वितीयक, तृतीयक व चतुर्थक संगठक सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी ऑर्गेनाइजर। ज्यों ज्यों गैस्ट्रुला भवन जारी रहता है, भ्रूण में विभिन्न अंग तंत्रों में विभेदन प्रारंभ होता है। यह विभेदन प्राथमिक संगठन के नियंत्रण में होता है। यह प्रारंभिक विभेदक अंग तंत्रों में आगे व अंगों में जैसे आँख, कान, पाद, फुट, लंग्स आदि में विभेदन की क्षमता प्राप्त कर ली जाती है। इनमें संगठित होने की क्षमता परिवर्धित होती है व ये संगठक स्रोत बन जाते हैं। अतः यहाँ संगठकों की एक श्रृंखला पाई जाती है जिन्हें द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक संगठक सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी ऑर्गेनाइजर कहते हैं। इस प्रकार भ्रूण में भ्रूणीय अंगों में परिवर्धन क्रमिक प्रेरण पर निर्भर करता है। आँख का परिवर्धन क्रमिक प्रेरण का सबसे अच्छा उदाहरण है, जिसमें पहला नंबर भ्रूण में कॉर्डा मेसोडर्मल प्राथमिक संगठक का कार्य करता है व अग्र मस्तिष्क व दृक्क क्षेत्र का निर्माण करने को प्रेरित करते हैं। दृक्क क्षेत्र बहिर्वलन में जाकर के एक आशय ऑप्टिक वेसिकल दृक्क आशय बनाते हैं और अंतर्वलन के परिणाम स्वरूप द्विभित्ति वाले प्याले के समान दृक्क प्याला बन जाता है। ऑप्टिक कप का फॉर्मेशन होता है। दृक्क प्याला द्वितीयक संगठक का कार्य करता है एवं यह लेंस के निर्माण को इंड्यूस करता है, प्रेरित करता है। लेंस तृतीयक संगठक का कार्य करता है, टर्सरी ऑर्गेनाइजर का, एवं कॉर्निया के निर्माण को प्रेरित करता है। इस प्रकार आँख में तीनों प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी ऑर्गेनाइजर देखने को मिलते हैं। दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ आई इन फ्रॉग, जिसमें प्राथमिक, सेकेंडरी एंड टर्सरी, क्वाटरनरी ऑर्गेनाइजर दिखाई दे रहे हैं। ये मेंढक में वक्स भाग में प्रेरण की क्रिया को दिखाई दे रहा है, जिसमें पार्श्व प्लेट, सोमाइट्स, नोटोकॉर्ड्स, फिर उससे आगे की तरफ एंडोडर्म, मेरुरज्जु, तंत्रिका मेरुरज्जु, गुच्छिकाएँ और एक्सोमीजोल, काइमल सेल्स वगैरह, और उससे और आगे जाएं तो एंडोडर्म से जनन कोशिकाएं और देहगुआ बन रही है, मेरुरज्जु से तंत्रिकीय चाप बन रहे हैं और नोटोकॉर्ड से फिर वर्टिब्रल कॉलम और फिर इस तरीके से पार्ट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एक टेबल के रूप में दिखाया गया है वक्स प्रेरण की क्रिया को, जिसमें क्या क्या पार्ट किससे बन रहा है। इसमें जैसे दृक्क प्याला प्राथमिक द्वितीयक संगठक का काम करता है और उससे अंग प्रेरित होता है लेंस का निर्माण। जैसे इसमें अग्र मस्तिष्क द्वितीयक संगठक का कार्य करता है और नेजल प्लेकोड्स बनते हैं। इस तरीके से इसमें फॉर्मेशन होता है।
केमिकल इंडक्शन, रासायनिक प्रेरण। कोशिकाओं में नियमित रूप से उपापचय क्रियाएं होती हैं। इन्हीं उपापचय क्रियाओं के कारण अंडे का विभाजन व वृद्धि होती है। इसके अंतर्गत रासायन प्रेरण होता है, केमिकल इंडक्शन। कोशिकाएं उपापचय क्रियाओं के कारण कोशिका द्रव में रासायनिक संगठन पर प्रभाव पड़ता है। मुख्यतः प्रोटीन्स, एंजाइम्स व अन्य कार्बनिक पदार्थों की मात्राओं में अंतर आ जाता है। चेंजेस के कारण विभिन्न रासायनिक पदार्थों के प्रेरण से, उनके जो क्वांटिटी में चेंज आया उसके प्रेरण से जो कोशिका संरचना व वृद्धि में परिवर्तन होते हैं उन्हें रसायन प्रेरण कहते हैं। कोशिकाओं में होने वाली सभी प्रकार की उपापचय क्रियाएं विभिन्न प्रकार के जीन्स के नियंत्रण में होती हैं। ओपेरॉन मत के अनुसार 3 प्रकार के जीन्स प्रत्येक उपापचयी क्रिया को नियंत्रित करती है: संरचनात्मक जीन, ऑपरेटर जीन व नियंत्रक जीन। वास्तव में नियंत्रक जीन के एंजाइम्स ओपेरॉन जीन, रचनात्मक जीन व ऑपरेटर जीन्स की क्रिया प्रणाली को प्रभावित करते हैं। नियंत्रक जीन के उत्पादकों के अप्रभाव में ऑपरेटर जीन सक्रिय रहता है व रचनात्मक जीन भी क्रियाशील रहता है। नियंत्रक जीन के उत्पादों के प्रेरण की अवस्था में ऑपरेटर जीन अपने उत्पादन को संश्लेषण नहीं करता है, जिससे अंतरोत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। रसायन प्रेरण का यह एक अच्छा उदाहरण है। ये स्पीमेन का प्रयोग दिखाया गया है। रसायन प्रेरण के संबंध में ब्रॉसे व कुगलेस ने अपने राइबोन्यूक्लिय व सल्फाइड्रल यौगिकों के प्रयोग से यह बताया कि अंडे के परिवर्धन काल में ब्लास्टोपोर ओस्ट की कोशिकाओं में अंतर्वलन के समय ग्लाइकोजन की मात्रा में कमी आ जाती है। एक्सप्लांटेशन व ट्रांसप्लांटेशन के प्रयोगों से भी यह ज्ञात हुआ कि रसायन प्रेरण के परिणाम स्वरूप कोशिकाओं की विभेदन शक्ति प्रभावित होती है। धन्यवाद।